इस वीडियो में हम न्यू राइट कंजर्वेटिज्म के मीनिंग और इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। न्यू राइट कंजर्वेटिज्म के ऊपर जो कंप्लीट लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और एनटी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स में इनरोलमेंट के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। न्यू राइट कंजर्वेटिज्म कंजर्वेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएंट है जो कि दो डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज से मिलकर बना है। आप कह सकते हैं कि न्यू राइट कंजर्वेटिज्म एक 2 डायमेंशनल आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी का एक डायमेंशन है न्यू लिबरलिज्म और दूसरा डायमेंशन है न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू राइट कंजर्वेटिज्म में नियो लिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म के कोर आर्ग्यूमेंट्स को मिक्स करने की, ब्लेंड करने की कोशिश की जाती है। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि न्यू राइट कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी का राइज कैसे हुआ, इस आइडियोलॉजी का ओरिजिन क्या है। न्यू राइट कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी है जो कि 20th सेंचुरी के एंड में डेवलप होती है। लेकिन न्यू राइट कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी के आने से पहले कंजर्वेटिज्म के 2 मॉडल्स पॉपुलर थे। एक मॉडल यूके और वेस्टर्न यूरोप में पॉपुलर था और दूसरा मॉडल यूएसए में पॉपुलर था। इन दोनों मॉडल्स में जो चीजें कॉमन थी वो है support for traditional authority, support for traditional community and family structure, support for traditional morality, intense patriotism, और support for a strong state which can maintain order and provide security। ये जो values हैं ये conservatism के, traditional conservatism के core values हैं जो कि इन दोनों मॉडल्स में, conservatism के इन दोनों मॉडल्स में, यूके मॉडल आप कह सकते हैं और यूएस मॉडल आप कह सकते हैं, इन दोनों मॉडल्स में कॉमन थी, सेम थी। इन दोनों मॉडल्स में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर था। अलग अलग तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन दोनों मॉडल्स में अपनाया जाता था। और जो डिफरेंस था वो था सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम को लेकर। इंडिविजुअल फ्रीडम के प्रति जो सपोर्ट है ये भी इन दोनों मॉडल्स में डिफरेंट था। सबसे पहले हम यूके मॉडल को समझते हैं। देखिए, यूके और वेस्टर्न यूरोप में यहाँ की गवर्नमेंट्स का कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को लेकर सपोर्ट हमेशा से एक रिलक्टेंट सपोर्ट रहा है। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट हमेशा से कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल के सोसाइटी के ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को लेकर कंसर्न रही है। ये जो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस हैं, ये बेसिकली उन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज से जुड़े हैं जो कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के इंप्लीमेंटेशन के वजह से सोसाइटी में क्रिएट होता है। इस इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी 2 ग्रुप्स या 2 क्लासेस में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, रिच एंड पुअर, जिसे हम हैव्स एंड हैव नॉट्स भी कह सकते हैं। तो अगर कैपिटलिज्म है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अगर अपनाया जा रहा है तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होगा। और अगर इनइक्वालिटी है तो सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस भी इमर्ज करेंगे और फिर इन क्लासेस के बीच टेंशंस भी इमर्ज करेगा और ये टेंशन धीरे धीरे डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट में भी बदलेगा। सोसाइटी में मौजूद इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस क्लास डिवीजन की वजह से सोसाइटी में 2 पॉसिबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। पहला, सोसाइटी का जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है, पर्टिकुलरली वर्किंग क्लास, ये डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ये स्टेटस को बदलने की मांग करेगा, यथास्थिति को ये बदलने की मांग करेगा और हो सकता है कि ये जो मांग है ये रेवोल्यूशन का भी रूप ले ले। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्लास डिवीजन को एक्सप्लॉइट करने के लिए सोसाइटी में नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, नई पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी इमर्ज करेंगी, जैसे मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, जो कि सोसाइटी को पूरी तरह से बदलने की बात करेंगी और लोगों को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाएंगी। इन दोनों ही सिचुएशंस में सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो यूनिटी है, जो सोशल कोहेशन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और कंजर्वेटिव्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी की ये स्थिति हो या ये सिचुएशन कभी सोसाइटी में डेवलप हो कि सोसाइटी में जो ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी, जो सोशल कोहेशन मौजूद है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए। इसलिए यूके
और वेस्टर्न यूरोप के गवर्नमेंट्स कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी में क्रिएट होने वाला जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की ही होगी। ओके, इस इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की होगी। और गवर्नमेंट के द्वारा अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल किया जाएगा? दो तरीकों से। एक तरीका है इकोनॉमी और मार्केट में इंटरवीन करके, इकोनॉमी और मार्केट को रेगुलेट करके, और दूसरा तरीका है वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। मतलब स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट में बदलना होगा, स्टेट को अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट में बदलना होगा। स्टेट को सोसाइटी के वीकर सेक्शन, पुअर पीपल के डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना होगा। मतलब इनके ऊपर पैसे खर्च करने होंगे, इनके लिए पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने होंगे, इनके डेवलपमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने होंगे। इस तरह का जो कंजर्वेटिज्म है, इस तरह के कंजर्वेटिज्म को, जो कि एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो स्टेट को एक्सपेंसिव फंक्शंस और ड्यूटीज देता है, जो स्टेट के मार्केट और इकोनॉमी में रेगुलेशन की बात करता है, इस तरह के कंजर्वेटिज्म को वन नेशन कंजर्वेटिज्म कहते हैं। वन नेशन कंजर्वेटिज्म के आइडिया को 19th सेंचुरी के एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा डेवलप किया गया था। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि अगर कैपिटलिज्म के नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को रिजॉल्व नहीं किया जाए तो सोसाइटी रिच और पुअर के दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगी, और ये जो दो ग्रुप्स हैं ये दो नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, टू नेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम सोसाइटी को एक सिंगल नेशन, वन नेशन की तरह मेंटेन करके रखना चाहते हैं, मतलब अगर हम सोसाइटी के सोशल यूनिटी को, सोशल कोहेशन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट अपने एक्शंस और एक्टिविटीज के थ्रू कैपिटलिज्म के नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को रिजॉल्व करे। दैट मींस गवर्नमेंट इन पुअर पीपल, सोसाइटी के वीकर सेक्शन, नीडी पीपल, इनके लिए गवर्नमेंट काम करे, वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। पूरे 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में, खासकर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1970s के मिड तक यूके और वेस्टर्न यूरोप में वन नेशन कंजर्वेटिज्म का ये आइडियोलॉजी एक पॉपुलर आइडियोलॉजी था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद वेस्टर्न यूरोप में और खासकर यूके में केनीसियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया गया, वेलफेयर स्टेट के मॉडल को अपनाया गया, और ये सब कुछ केनीसियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अपनाना, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाना, वेलफेयर स्टेट के मॉडल को अपनाना, ये सब कुछ वन नेशन कंजर्वेटिज्म के आइडिया के अकॉर्डिंग ही था। फॉर एग्जाम्पल 1957 से लेकर 1963 के बीच यूके के प्राइम मिनिस्टर थे यूके कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैरोल्ड मैकमिलन। हैरोल्ड मैकमिलन अपने गवर्नमेंट की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज में ओपनली वन नेशन कंजर्वेटिज्म के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हैरोल्ड मैकमिलन ने वन नेशन कंजर्वेटिज्म के लिए एक नया टर्म भी कॉइन किया था, जिसे उन्होंने कहा द मिडिल वे। तो मिड 1970s तक वेस्टर्न यूरोप और खासकर यूके में गवर्नमेंट्स के द्वारा फॉलो की जाने वाली जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो थी वन नेशन कंजर्वेटिज्म, जिसके तहत गवर्नमेंट्स और लीडर कंजर्वेटिज्म के कोर वैल्यूज के साथ साथ मिक्स्ड इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट के मॉडल को भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है हमारा यूएस मॉडल ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूएस के कंजर्वेटिव्स के द्वारा इंडिविजुअल फ्रीडम, लेसे फेयर कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी और मिनिमल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था। जो अमेरिकन कंजर्वेटिव्स हैं वो वन नेशन कंजर्वेटिज्म की तरह वेलफेयर स्टेट या मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की बात नहीं करते थे। इनका फोकस फ्री मार्केट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होता, गवर्नमेंट को कम से कम फंक्शंस दिए जाने के ऊपर होता। ये लोग व्यक्ति के फ्रीडम को और खासकर इकोनॉमिक फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। अमेरिकन कंजर्वेटिज्म के ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सभी लिबरल वैल्यूज हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करना, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करना, मिनिमल गवर्नमेंट की बात करना, ये सभी लिबरल वैल्यूज हैं। लेकिन अमेरिकन कंजर्वेटिज्म ये लिबरलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंजर्वेटिज्म इन लिबरल वैल्यूज के साथ साथ कंजर्वेटिज्म के कोर वैल्यूज को भी कंबाइन करता है, मिक्स करता है, जैसे रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल मोरालिटी, traditional community, traditional family structure, traditional marriage system, intense patriotism and belief in a strong state.
देखिए, मिनिमल गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेट में डिफरेंस है। मिनिमल गवर्नमेंट का मतलब एक गवर्नमेंट जो वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता। स्ट्रॉन्ग स्टेट का मतलब है एक गवर्नमेंट जिसकी अथॉरिटी बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब जिसकी पुलिस सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग हो। तो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म मिनिमल गवर्नमेंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्टेट की भी बात करता है। ये जो अमेरिकन मॉडल है कंजर्वेटिज्म का, ये 1970s के दशक में यूके और वेस्टर्न यूरोप में धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। 1970s के दशक में वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और खासकर यूके कई क्राइसिस से गुजरती हैं। जैसे यूके में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। गवर्नमेंट अपने ह्यूज वेलफेयर एक्सपेंडिचर के कारण ओवरबर्डन दिखाई देती है और इन कंट्रीज में क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ता है, जो कि सोसाइटी में मौजूद इनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी क्राइसिस हैं, इन सभी को उस समय के गवर्नमेंट के फेलियर के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं, जो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज बनाती हैं, इन पॉलिसीज को गवर्नमेंट किसी ना किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाती है। तो गवर्नमेंट का फेलियर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले आइडियोलॉजी का फेलियर। 1970s के मिड तक यूके में जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो थी वन नेशन कंजर्वेटिज्म, जिसके तहत कीनेसियनिज्म, कीनेसियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल और वेलफेयर स्टेट के मॉडल को अपनाया जा रहा था। लेकिन 1970s में हुए डिफरेंट क्राइसिस के वजह से वन नेशन कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी को, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को, वेलफेयर स्टेट के मॉडल को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। डिमांड उठने लगा कि क्राइसिस के इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इस क्राइसिस के पीछे जो आइडियोलॉजी है उसे चैलेंज किया जाए, उसे री इंटरप्रेट किया जाए। ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म के आइडियोलॉजी को री इंटरप्रेट और मॉडिफाई करने की कोशिश सबसे पहले यूके में हुई और फिर यूएसए में हुई। 1979 में यूके में मार्गरेट थैचर पावर में आती हैं और 1981 में यूएसए में रोनाल्ड रेगन पावर में आते हैं। पावर में आने के बाद मार्गरेट थैचर के गवर्नमेंट के द्वारा यूके में जो पॉलिसीज बनाई गई, जो इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज बनाई गई, और रोनाल्ड रेगन के गवर्नमेंट के द्वारा यूएसए में जो पॉलिसीज बनाई गई, ये पॉलिसीज इस बात का प्रूफ थी कि ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म के कोर आइडियाज में कुछ फंडामेंटल चेंज, कुछ फंडामेंटल मॉडिफिकेशन लाया जा चुका है। यूके में मार्गरेट थैचर के पॉलिसीज को थैचरिज्म कहा गया और यूएसए में रोनाल्ड रेगन के इकोनॉमिक पॉलिसीज को रेगनॉमिक्स कहा गया। और इन दोनों तरह की पॉलिसीज ने ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म में जो बदलाव लाया, जो शिफ्ट लाया, और इसकी वजह से कंजर्वेटिज्म के जिस नए वेरिएंट, जिस नए टाइप का जन्म हुआ, उसे ही न्यू राइट कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। न्यू राइट कंजर्वेटिज्म दो डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज का एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है। एक तरफ है नियो लिबरलिज्म तो दूसरी तरफ है नियो कंजर्वेटिज्म, और इन दोनों आइडियोलॉजीज के कोर आइडियाज, कोर आर्गुमेंट्स का ब्लेंड है न्यू राइट कंजर्वेटिज्म। लेकिन न्यू राइट कंजर्वेटिज्म के माध्यम से जो इन दो डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज को साथ लाने की कोशिश की गई, क्या ये कोशिश सक्सेसफुल थी? मतलब क्या नियो लिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म के कोर आइडियाज को कंबाइन किया जा सकता है? क्या ये कॉम्बिनेशन किसी तरह के कॉन्ट्रडिक्शन को जन्म देता है, या नियो लिबरलिज्म और नियो कंजर्वेटिज्म के आइडियाज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को